अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एब्सोल्युटली नॉट टुडे इज ऑन ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, और एब्सोल्युटली नॉट इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि हुकूमत ये बयानियां पेश कर रही है कि एब्सोल्युटली नॉट जब कहा जाता है तो उसके बाद इसी तरह की हसीमत उठानी पड़ती है। मुख्तलिफ फ्रंट से आपको बैकलैश उठाना पड़ता है, जो कि आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। वैसे आज एक ऑफ द रिकॉर्ड एक खबर भी यहाँ पे उसको ऑन एयर दे दूं, वो ये कि आज वैसे एंकर्स की एक ब्रीफिंग भी होनी थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से, लेकिन आज वो पोस्टपोन कर दी गई, और एंकर्स को खास तौर पे जिसके लिए इनवाइट किया गया था और आज हमने जाना भी था लेकिन वो नहीं। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने जब प्रेस ब्रीफिंग दी तो उसके अंदर उन्होंने खुद ये सारी चीज़ों की तफसीलात बयान कर दी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एब्सोल्युटली नॉट जो है हमने कहा, जिसके बाद हमें इंग्लैंड न्यूजीलैंड के जो मैचेस जिस तरह से रिग्रेशन उनकी तरफ से आई है, उनके ममालिक की तरफ से, उनका इशारा उस तरफ था कि ये उस सारी चीज़ों का शाखसाना है जो हम हजीमतें अब देख रहे हैं। एवरी एक्शन देयर इज एन रिएक्शन, जो कि वो ये कहना चाह रहे थे। दूसरी तरफ जी इसलिए उन्होंने कहा कि ये कीमत हमें अदा करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये सारे रिपरकशंस हमारे सामने हैं। साथ ही नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत की मुज़ाकरत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ किसी तौर से नहीं बैठा जा सकता, ये ऑपोजिशन कह रही है। ना सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि इलेक्शन कमीशन भी बहुत सारे रिजर्वेशन उठा चुका है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, ईवीएम मशीन के हवाले से। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं नाजरीन जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ नायब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदादें फिलफौर फिरोख्त करने का हुक्म दे दिया है। साथ ही मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसी साबिक वज़ीर आज़म से जुर्माने की वसूली पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, नैब लाहौर ये कह रहा है। तो क्या ये चीज़ें जो कि वो कर रहे हैं नैब की तरफ से, हुकूमत के ऊपर ये एलिगेशन ऑपोजिशन का आ रहा है कि नैब जो इस वक्त प्रेस रिलीज़ें जारी करी, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब कह रही थी को वो नैब न्याजी गठजोड़ की प्रेस रिलीज़ है, वो हुकूमत की प्रेस रिलीज़ लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि नैब उसे जारी कर रहा है। सो आखिरकार इसका क्या मतलब है? अब तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिगेशन से बाहर बात जा रही है, क्योंकि वो कह रही है कि ये तो हुकूमती बयानिया नजर आता है, नैब का नहीं आता। अब देयर आर द टू साइड्स, एक तरफ हो गई है जी हुकूमत और नैब, और दूसरी तरफ नजर आ रही है ऑपोजिशन एंड इलेक्शन कमीशन। जहां इलेक्शन कमीशन कोई बात करता है, हुकूमत फौरन कहता है कि वो ऑपोजिशन का राइट या लेफ्ट विंग बन गया है जो एक साथ बात कर रहा है, और जहां नैब कोई एक्शन लेती है फौरी से ऑपोजिशन कहती है, या नून लीग खासतौर पे उसमें एग्रेसिवली ये स्टांस बिल्ड करती है कि जी ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये हुकूमती साइड पे हमें फॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। मरीम नवाज भी आज कही थी कि हमें बयानियों के तजाद का शिकार नहीं चाहिए, अगला इलेक्शन हमारा है, इसलिए हमें मजबूती इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ना होगा। ये इत्तेहाद और मजबूती वो किसकी तरफ इशारा कर रही है? बात उसके बाद ही आ रही है जब बयानिए की और दो अलग ग्रुप्स की नून लीग में हवाएं चल रही हैं। बहरहाल जी इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे। साथ ही ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईवीएम पे हुकूमत अपना स्टांस रखती है, इंतखाबी इस्लाहात पे जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुला के और जो पेश करने की खास तौर पे बात हुई है चेंजेस की, वो क्या हो रहा है, ये चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके जवाब आना चाहिए। क्योंकि दो लोग आज ऐसे खास तौर पे होंगे जो पार्लियामेंट से हैं, सेनेटर और एमएनए, ताकि वो बता सकें भाई कि क्या हो रहा है और कौन किस तरफ है। ये मैं बात करूँगी। सबसे पहले जी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ सेनेटर अफनान उल्लाह साहब को, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू अफनान फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद इब्राहिम खान है, एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही पीपल्स पार्टी से स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे जी रियाज हुसैन शाह साहब है, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध के, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच रियाज हुसैन शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले अफनान आपकी तरफ आऊंगी। नून लीग एक के बाद एक एलिगेशन लगा रही है, जाहिर सी बात है कुछ सबूत होंगे। मरियम नवाज साहिबा पिछले दिनों अपनी एक हेयरिंग में भी कह चुकी हैं कि कुछ नए सबूत लाना चाह रही हैं। ये एक के बाद एक चीज जो सामने खुलकर आ रही है, उसके पीछे कहानी क्या है, क्या होने जा रहा है। साथ ही अब ये जो पार्लियामेंट के हम मुश्तरका इजलासों के में देख रहे हैं कि कभी पीएमडीए को पास कराने की उसमें बात हो जाती है, कभी इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से उसमें बात हो रही है आने की। हो क्या रहा है? आप लोग वहां बैठे अंदर पार्लियामेंट में, जरा क्लियर पिक्चर तो बता दें क्या हो रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हुकूमत जो है इसमें जब से ये आई है इसमें इस मुल्क की इकॉनमी का जनाजा निकाला है। इस मुल्क के अंदर गरीब लोग पिस गए हैं। जो
2.5 करोड़ लोग जो है खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं पिछले 3 साल में। ये जैसे उन्होंने इकोनॉमी का जनाजा निकाला है, उसी तरह ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम के ऊपर अब मीडिया का पहले जो काफी ऑलरेडी जनाजा निकल चुका है, मजीद जो है वो अब ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक ड्रैकोनियन लॉ लेके आ रहे हैं, जिसके तहत जो है वो इनकी ख्वाहिश है कि जो इदारे हैं उन पे 25 करोड़ रुपए का फाइन हो सके और जो इंडिविजुअल है उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सके, ताकि जो सहाफत है उसका गला दबा दिया जाए और हर वो रजीम जो आवाम का वोट ना लेके आई हो, जिनको आवाम का जो है वो इंटरेस्ट प्यारा ना हो, वो ये इसी किस्म के हरकतें करते हैं, इसी किस्म की उनकी क्या कहते हैं मामलात रहते हैं। और वही जो है वो आपको इनका भी नजर आ रहा है। अब ईवीएम वाला जो आपने मामला कहा, वो ईवीएम वाला मामला भी जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ना ये 2018 का इलेक्शन जीत के आए थे और ना इस परफॉर्मेंस के बाद जो इन्होंने कारनामे अंजाम दे दिए पिछले 3 साल में, कोई जो है वो मतलब कि इनके जो हार्डकोर फैंस को आप माइनस कर दे तो कोई पाकिस्तान की आवाम तो इनको वोट देने में इंटरेस्टेड है भी नहीं। तो ये अब ज़ाहिर है अब दोबारा अगला इलेक्शन रिग करने का इनका एक प्लान है और वो डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। और ये बड़ी सीधी सी बात है 2+2। अब ये इस चक्कर में है कि ये कोई वारदात डालें जिसके तहत जो है ये अगला इलेक्शन इसी तरह जिस तरह पिछला इलेक्शन जीते थे फिर दोबारा जीत गए और आगे फिर इस मुल्क का जो फतेहनाज पिछले 3 साल में हुआ है उसको ये जारी रखें। तो यही उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो ये तमाम जो मामलात हैं एक दूसरे से इंटरवाइंड है, क्योंकि इस हुकूमत का सारे दिन का जो फोकस होता है वो यही होता है कि आज जो है वो कौन सा नया कारनामा हम करेंगे जिससे कहते हैं माल बनेगा, करप्शन होगी, या कोई ऐसा नया लॉ लेके आए जिससे इनको दबाव ताकि हमारी करप्शन हो, रिपोर्टिंग ना हो, ताकि और रहे करप्शन भी करते रहे, वो तरीका ईवीएम है। तो ये है बस, अगर आपने समझना है इसको मामले को तो बड़ा। अच्छा, एक बात, इलेक्शन इस्लाहात की जो बात हो रही है जिसमें एक शिक में तो ये भी है कि जी नादरा के पास जानी है, फिर अब लिस्टें वो राइट लेके जो कि ईसीपी का है वो उठा के नादरा को भी दे दिया जाएगा, और जो मुश्तरका हवाले से भी इस पे बात हो रही है उस पे आप लोग का क्या स्टांस, कोई कंसिक्वेंसेस बिल्डअप होगा या नहीं हुआ हुकूमत के साथ अभी तक? देखिए, मैं जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी थी जिसके अंदर सारा ईवीएम वाला मामला डिस्कस हुआ था उसका मैं हिस्सा था। और उसके अंदर इन्होंने जो तकरीबन कोई जो टोटल नुकात थे उसके अंदर कुछ 23 ऐसे नुकात थे जिसमें हमने हुकूमत को कहा कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन ईवीएम वाले और आई वोटिंग वाले और ये नादरा वाले मामले पे हम आपकी साथ नहीं देंगे। और इसके ऊपर हुकूमत ने बेसिकली आगे से ये कहा कि हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अब बात जो नादरा की रही है वो बड़ी सिंपल सी है। इलेक्शन कमीशन को आइन ये हक देता है कि वो इलेक्शन कराएंगे, ये हक आप किसी बिल के थ्रू उनसे ले नहीं सकते। तो आप अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन ले भी आए जिसके अंदर आप उनसे ये उनका हक लेने की कोशिश करें कि नादरा के थ्रू इलेक्शन हो जाए, जो कि एग्जेक्टिव का हिस्सा है, जो कि इलीगल है हर लिहाज से, तो ये काम तो जो है वो कोर्ट से भी चैलेंज हो जाएगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कोई नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन तो ईसीबी ही कराएगा, वरना कोई इसको मानेगा ही नहीं। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं उसके ऊपर लेजिस्लेशन लाके भी नहीं? अच्छा, होल्ड ऑन, मैं जरा इब्राहिम साहब से पूछ रही हूँ। इब्राहिम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? इब्राहिम साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? इब्राहिम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच। मैं रियाज शाह साहब की तरफ चले जाती हूँ, पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है ये जो लेजिस्लेशन लाने की बात हो रही है खास तौर पर, और जिस तरह से इलेक्शन इस्लाहात की बात हो रही है बिल के जरिए या फिर सॉरी ऑर्डिनेंस के जरिए, या अगर बिल भी लाया जाता है तो वो कहा जा रहा है कि मुश्तरका पार्लियामेंट से उसको अप्रूव कराया जाए, और अगर नहीं भी हो रहा कोई मामला तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आ जाता है। हम ये देखते हैं पीएमडीए का मामला भी हमारे सबके सामने, एहतजाज तो हमने बहुत कर लिया इस्लामाबाद में शायर दस्तूर पे खड़े होकर, लेकिन अब वो हुकूमत जो है वो उसके ऊपर बज़द है कि जी हम जो चाहते हैं वो ही करेंगे। ऑपोजिशन की उन्होंने नहीं सुनी, लेकिन आज जो वो इस्लाहात पे आप लोगों से कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बैठें और बात करें, उनका मकसद ये है, क्योंकि फवाद शाहिद साहब बहुत क्लियर कह चुके हैं अपनी 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी इंतखाबी इस्लाहात होंगे, ये रिफॉर्म्स आएंगे इलेक्टोरियल, और हम इस मशीन के थ्रू, ईवीएम के थ्रू ही कराएंगे हम इलेक्शंस। तो कैसे आप लोग इसको देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया रिदा, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। देखें, मेरे भाई ने जैसे थोड़ी देर पहले फरमाया
कि जो ये ईवीएम की ये बात कर रहे हैं, इलेक्शन करवाना काम कोई नादरा या किसी का नहीं है, ये काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। जी। और उसको इन्होंने मुतनाज़ा बनाया, उनके चेयरमैन और उनके जो है इदारे को, ये जो है कभी कहते हैं कि इनको आग लगा दो, कभी कहते हैं इनको ये कर दो, तो इनके वज़ीरों की ज़बान ये है। इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो पहले कंसेंसस से होता है, अपोजिशन और हुकूमत दोनों उनको साथ में चुनती है। तो अब जब इनके वक्त में जब इलेक्शन हुई थी तो हमें एतराज़ात थे। अब वही इलेक्शन कमीशन है जिन पे जो है जिन पे ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये जो है अपोजिशन के साइड है या अपोजिशन की ज़बान बोल रहा है या ये या इनको आग लगा दो। ऐसी ज़बान तो कभी भी किसी इदारे के लिए नहीं बोलनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन तो एक बड़ा मोतबर और इज़्ज़तदार हमारा पाकिस्तान का इदारा है और उन पे जो है ऐसी बातें तो ज़ेब नहीं देती। दूसरी बात यह है कि अगर ये बात कर रहे हैं असम्बली में बिल लाने की, तो असम्बली में जब बिल लाएंगे तो इनके पास तो इतनी अक्सरियत है नहीं जिनकी ये बात कर रहे हैं। हाँ। इन्होंने हुकूमत आज तक चलाई सिर्फ ऑर्डिनेंस से। जब असम्बली में जो है ये बिल आएगा तो अपोजिशन तो उनको रद्द करेगी पूरी तरीके से। ठीक है, मैं इब्राहिम साहब की तरफ चले जाती हूँ। इब्राहिम साहब, आपको अब आवाज आ रही है मेरी? इब्राहिम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, there must be some tech। आवाज आ रही है इब्राहिम साहब आपको मेरी? जी अब आ रही है। जी। अच्छा इब्राहिम साहब, मुझे बताइएगा, आज आप लोग अब ऑपोजिशन के पास जा रहे हैं, इट मींस कि आप लोगों ने अपने गुट्टे फेंक दिए ना। वो बात जो वो ऑपोजिशन जो सालों से आपको कह रही थी कि जी आए टेबल पे बैठे, मुज़ाकरात करें, डायलॉग करें, कंसेंसस से जाके चीजें करते हैं, अब आपको खुद कहना पड़ रहा है कि आए डायलॉग करें, कंसेंसस से बैठते हैं और बैठ के जो है वो इंतखाबी इस्लाहात पर बात करते हैं। लेकिन चाहे इंतखाबी इस्लाहात हो इलेक्शन के हवाले से या दीगर मामलात हो, वो ऑपोजिशन अब आपको मना करिए कि जी हम नहीं बैठ सकते। आज ऐसे इकबाल साहब ने कहा कि सिकंदर सुल्तान का नाम हुकूमत ने दिया था तो ऑपोजिशन ने उसको अग्री किया था। आज आप उन्हीं के खिलाफ खड़े होके आपके वुज़रा और सारे लोग बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? हुकूमत जो कंसेंसस डेवलप करना चाह रही है उसमें कैसे कामयाब होगी? बैठने के लिए तैयार है। हमने कभी भी कहा था कि हम आपके साथ नहीं बैठना चाहते। हम ये हर चीज में अपने वो जाती मामलात को ले आते थे। हमने कहा नहीं, जाती मामलात कोर्ट्स में है या इदारों के पास है, वो सेटल करेंगे। जो कौमी मामलात हैं हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार। अच्छा जी। कहा है कि आए आप बैठे, अगर आपको कोई इसमें रिजर्वेशंस हैं तो अपनी इनपुट दें, और अगर उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो हमें तो कोई इतराज नहीं है। पर्पस क्या है कि जब से पाकिस्तान बना है, कोई इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में जो पार्टी हारती है वो इल्जाम शुरू कर देती है कि जी हमारे साथ धांधली हो गई। तो उसको शफाफियत की तरफ लाने के लिए हमने एक कदम उठाया है और वो पूरी पाकिस्तानी कौम उसको देख रही है कि ईवीएम का सिस्टम जो है वो दुनिया में काफी जगहों पे वो बड़े कामयाब तरीके से चल रहा है। इब्राहिम साहब, अगर उसके आप मुझे क्या बावजूद सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, आप मुझे क्या उन ममालिक के नाम बता सकते हैं जहां ईवीएम का सिस्टम अच्छा चल रहा है? एक्सेप्टेड सिर्फ एक जगह के, जो फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं। मैं आपको श्योरिटी से कह रही हूं आज के प्रोग्राम में आपके अपने लोग, इब्राहिम साहब गौर से सुनिएगा बात, आपके अपने लोग और बड़े अच्छे ओहदों पर बैठे हुए लोग, खास तौर पे खास लोग, वो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम फ्लेल है। जिन्होंने बाहर पूरे सालों साल हुकूमत की है वो आके बता रहे हैं ये सिस्टम फेल है, ईवीएम का सिस्टम बैठ जाएगा, उसमें बहुत सारे फ्लॉज है। जब आप अपने लोगों को नहीं मुतमईन कर सके, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ईसीपी को जाके मुतमईन कर दें या ऑपोजिशन को मुतमईन कर दें? देखिए, मैं असम्पशंस पे तो बात करूंगा नहीं। वो खास लोग कौन है, सामने आके बात करें। हम तो कह रहे हैं, रोजाना टीवी पे उसकी प्रोजेक्शन भी दे रहे हैं, उसका जो मैनुअल है उसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह उसकी जो है परफॉर्मेंस को देखना है, हर चीज को हमने ला के रख दिया है। असेंबली में भी कहा है कि आए आप डिस्प्ले पे इसको चेक करें। अब वो कौन लोग हैं जो हमारे अपने हैं, वो सामने आके बात करें। अगर ऐसा कोई है वो भी इनपुट दे सकते हैं, अपोजिशन है वो भी इनपुट दे सकती है। पर्पस सिर्फ एक है जी कि इलेक्शन को शफाफियत की तरफ ले जाया जाए। और ये जो एक तमाशा बना हुआ है, जो हार जाता है वो दूसरे को कहता है जी मेरे साथ धांधली हो गई है, इससे जान छुड़ाई जाए।
तो इसमें कोई ऐसी सच बात नहीं है कि जिससे कि ये डिनाइल में जाए। ये खुद 2017 में ये इसी ईवीएम के लिए खुद कह चुके हैं। अगर इनकी डॉक्यूमेंटेशन आप उठा के देखें तो इसमें ये खुद अपने हाथों में ये दोनों पार्टीज मिलकर ये कह चुकी थी कि जी हम ये ईवीएम की तरफ जाना चाह रहे हैं और उसके लिए इकदाम उठाने चाहिए। आज जब हमने उसको इनिशिएट किया है तो खुद जब एक चीज खुद करके और उसको अप्रूव करके और आप उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं कि हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं देखेंगे, तो ये तो मैं ना मानूं वाली बात है। लेकिन मुल्क और कौम के लिए बेहतर यही है कि शफाफियत का जो निज़ाम जो है उसको जितना बेहतर इलेक्शन को शफाफियत की तरफ। अच्छा ठीक है, मैं जरा अफनान की तरफ चली जाती हूँ, सही रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगी। अच्छा सही, मैं अफनानुल्लाह की तरफ चले जाती हूँ। अफनान, वो ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाए, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हर सबका ख्वाब था, ऑपोजिशन हो या हुकूमत का। तो अब इस पे बैठ के अगर उसमें कोई शिकम है, अगर कोई फ्लॉज है तो वो बता दिए जाए, रेक्टिफाई कर लें, हम अदर देन थिंग्स पे चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही मना कर दें कि हम इसके ऊपर बैठ के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। देखिए, मैं तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैं उस पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा रहा हूँ, जिसके अंदर ईवीएम वाला पूरा जो इनका मसद्दा है उसको डिस्कस किया गया शिक बाय शिक, और उसमें एक एक करके से पूछा भी गया है कि आप ये शिक जो लेके आ रहे हैं इसके पीछे आपका मकसद क्या है। और उसके अंदर जब हम उनसे ये सवाल पूछते थे तो उनके जो सेनेटर्स होते थे वो ब्लैंक होते थे, उनके पास जवाब नहीं होता था। जैसे मिसाल के तौर पर नादरा वाली बात थी कि कोई इंसान क्यों चाहेगा कि नादरा इलेक्शन कराए। नादरा तो लिस्टें बनाए, वोटिंग लिस्टें बनाए। ये ऐसे ही है जैसे पीएमडीए वाला मामला हुआ कि जब उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट पेपर भेजा, हमसे मशवरा करने के लिए हमें बुलाया, तो वहां पे कुछ और था कॉन्सेप्ट पेपर में, और जब हम उनसे पूछ रहे थे जो सवालात, वो कुछ और थे जो ड्राफ्ट किया है उन्होंने, तो कोई जवाब नहीं है। वही वाला मसला आ रहा है, वाला मसला भी है। और देखें, बात बड़ी सीधी सी है, कोई भी अगर आपने काम करना हो तो आपको प्रॉब्लम समझनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि मुल्क में धांधली होती है और लोग इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानते। ये प्रॉब्लम ईवीएम से और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। और उसकी बहुत सारी दुनिया में मिसालें हैं। मिसाल आपको एक मैं देता हूँ, कहीं कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे ईवीएम में यूज होती है इलेक्शन के दरमियान, सारी नहीं, बहुत सारी है जो होती नहीं है। तो अभी रिसेंट CNN का पोल आया है जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि 78% रिपब्लिकन ये समझते हैं कि बाइडेन इलेक्शन नहीं जीता था पिछला जो हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां भी इलेक्टोरल आपका सिस्टम बैठ गया था। ईवीएम के साथ जो है आपको जो आप अपनी दलील बना रहे हैं ईवीएम के पीछे, वो तो मसला तो वहीं का वहीं है। रिजल्ट जब नहीं मानेंगे लोग, तो ईवीएम की वजह से 2023 का इलेक्शन अभी से कंट्रोवर्शियल हो गया है, 2 साल पहले ही। तो ये बात कहना कि जी ईवीएम कोई सिल्वर बुलेट है जिससे मसले का हल हो जाएगा, ये सिर्फ ये मिसगाइड करना है आवाम को, और ये उन कुव्वतों के हाथों में खेलने वाली बात है जो इस मुल्क के जमहूरी इदारों के खिलाफ है, जो इस मुल्क के सिविल इदारों के खिलाफ है। अच्छा अफनान, आप लोगों ने अपनी कोई उनको दी है ऐसी कोई जो चीजें जिसमें या पॉइंट्स खास तौर पे कोई आपने अपनी रिकमेंडेशंस खास तौर पे ऐसी दी हैं कि जिसके हवाले से कहा जाए कि ऑपोजिशन ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से कोई रिकमेंडेशंस दी हो? देखिए, हम रिकमेंडेशन जो है ना वो दे नहीं सकते, उसकी वजह हम जो ऑलरेडी मसद्दे में आ गए हैं ना, हम सिर्फ उसको डिस्कस कर सकते हैं और उसके अंदर हम उनको मशवरा दे सकते हैं कि आप ये निकाल दें और ये डाल दें। क्योंकि नेशनल असेंबली से बिल पास होके आ गया तो उसके अंदर सिर्फ उन शिकों पे बहस हो सकती है जो नेशनल असेंबली ने पास की थी। तो उसके अंदर जो इन्होंने शिकें लेके आए थे उनमें 30 शिकें थी जिनके अंदर हमने कहा था कि आप ठीक है, इसके ऊपर हम आपके साथ एग्री करते हैं, मगर क्योंकि ये मतलब एक नाअहल भी है, इनकॉम्पिटेंट भी है और मतलब बदतमीज है, तमीज भी नहीं है ना, चले वो किससे आप बंदा बात करे। तो वो इनको हमने समझाया कि भाई हमने 23 पे तो मानते हैं लेकिन हम बाकियों पे आपकी बात नहीं मानते। मिसाल के तौर पे एक हमने इनको ये बात बताई कि जो इन्होंने कहा जी यूएसबी जो है हम देंगे जिसके अंदर सारी वोटर लिस्ट होगी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, और जो भी कैंडिडेट जो भी रन कर रहा होगा। मैंने भी कहा ये बहुत अच्छा आइडिया, बाकियों ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया, सॉफ्ट कॉपी हर बंदे को मिल जाएगी जो इलेक्शन के लिए रन करेगा, तो अच्छी बात है। पहले हम प्रिंट करवाते थे, फिर प्रिंटों को सॉर्ट करते थे, फिर लोगों को देते थे। तो ये मतलब मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन क्योंकि ये लोग इनकी नियत ही ठीक नहीं है, ऊपर से काम नहीं करना आता, पता ही कुछ नहीं है, बस किसी ने कह दिया ईवीएम ले आओ, ये लग गए सारे के सारे भागने उसके पीछे, पता ही नहीं है कि ये हो सकता है ईवीएम का सबसे पहला शिकार इमरान खान खुद हो जाए। हाँ। ये भी नहीं, लेकिन क्योंकि अकल नहीं है ना तो फिर मौज ही मौजा, जो मर्जी करे या कहते किसी ने रोकना तो ही नहीं।
ये ईवीएम वाला मतलब आप ये देखेंगे जिस दलील की बुनियाद पर ईवीएम को ये प्रमोट कर रहे हैं वो दलील ही गलत है, तो बाकी मामला कहाँ जाएगा। ठीक है, रियाज शाह साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। पीपल्स पार्टी कैसे देखती है इस सारे मामले को, क्योंकि देखें आप लोग जो आप लोग भी इस हक में थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्या आप लोगों ने अपनी कोई रिकमेंडेशन या कोई ऐसी बातें उस हवाले से मुसद्दिक के हवाले से बताई जो कि लेकर आई है हुकूमत? देखिए मैं तो हमारी तो अपोजिशन सब पार्टीज़ उस चीज़ पे मुतहद हैं कि हम इसके अपोज करेंगे, क्योंकि इन्हों का जैसे मेरे भाई ने अभी कहा, अफनान भाई ने, कि इनको कुछ समझ नहीं आता, जब कुछ सोचते हैं इनको किसी ने कोई बता देता है तो उनके पीछे लग जाता है। मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब पहले लोगों का सोचें। आप ईवीएम के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों को नौकरियां दे रहे थे, आप उनको घर दे रहे थे, आप उनको जो है सहूलतें दे रहे थे। अब आप वही हैं जो टैक्स मुसलत करके आप लोगों को, अभी डॉलर की प्राइस देखें, आप पेट्रोल की बुलंद तरीन सतह पे आया हुआ है, उसकी प्राइस देखें, आप लोगों का हाल देखें, उन पे रहम करें, पहले उनके लिए कुछ कर लें, फिर ईवीएम के लिए भी कर लीजिएगा। पहले आप महंगाई तो कंट्रोल करें। अब लोग भूख से मर रहे हैं, आप इधर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ला रहे हैं, आप ईवीएम के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने जो है जो खुदा न खास्ता आप मुस्तकबिल देख रहे हैं कि आप अगले भी हुकूमत बनाएंगे, वो तो कभी होगा नहीं। और दूसरा ईवीएम अपनी जगह पे है, वो जब उनका आएगा असेंबली में तो इंशाल्लाह उसको पूरी तरह से अपोज करेंगे, और उस पर इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। अगर शफाफियत से हो तो वो अपनी जगह पे ये सिस्टम बैठ जाता है। अभी व्हाट्सएप के थ्रू इन्होंने किया था, उस पे ये वो नहीं बैठ गया था, तो ये ईवीएम पे क्या करने वाले हैं। तो भाई हमें तो खदशात हैं और उस पे रहेंगे। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं नादरा इलेक्शन करवाए या लिस्टें बनवाए, तो इलेक्शन कमीशन को बंद कर दे। हाँ। क्या वो कोई अदारा नहीं है, वो ऐसे ही बैठा रहेगा? हाँ। तो ये तो अजीब बातें करते हैं, मैं तो समझ से बाहर है। अच्छा ठीक है, मैं हुकूमती स्टांस भी इसके ऊपर मजीद भी आगे लेती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आज और नैब ने जो कारनामे किए जी वो भी सबके सामने है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद फरोख्त करने का हुक्म दे दिया है, और दूसरी तरफ जो चेयरमैन नैब के हवाले से एक्सटेंशन की बात हो रही है उस पर भी अपोजिशन बहुत ज़्यादा विविडली अपना स्टांस ले रही है। वो क्यों ले रही है उस पर मैं ब्रेक के बाद आके बात करती हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है जी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के माबैन जो एक टाकरा हुआ है और आपस में नहीं बैठे, वो भी साथ ही जी नैब जो इस वक्त कर रहा है, नैब नियाजी गठजोड़ अपोजिशन कहती है, इस पे भी मैं बात करूंगी। मैं जाऊंगी पहले इब्राहिम साहब की तरफ। इब्राहिम साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? इब्राहिम साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? इब्राहिम साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी 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 इब्राहिम साहब आवाज आ गई आपको मेरी? जी इब्राहिम साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, जरा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा मैं चले पहले मैं अफनान की तरफ ही चले जाती हूँ, फिर मैं इब्राहिम साहब की तरफ चल जाती हूँ और उनसे भी उनका मौकिफ लूंगी। अच्छा अफनान, एक तरफ तो ये बात हो गई है, दूसरी तरफ अब हुकूमत ये भी कह रही है कि जहाँ पर मामला इस तक हजीमत उठाने का है, न्यूजीलैंड का मामला हो गया, इंग्लैंड का पाकिस्तान का दौरा ना करना है, ये सारी चीज़ों पे आज एक वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहे थे कि जी एब्सोल्युटली नॉट का मामला है जिसकी वजह से हमें ये सारी कीमत अदा करनी पड़ती। डू यू अग्री विद इट? जी अफनान, अफनान आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा अच्छा इब्राहिम साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। इब्राहिम साहब जहां ये बात हो रही है एब्सोल्युटली नॉट वाली, और जो आप कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब ने आज इस तरह से कही है, अगर ये सारे मामलात ऑपोजिशन के टाइम पर हो जाते तो आप लोग इसको बहुत ज्यादा एज ग्रांटेड लेके और उसको पेश करते विविडली। अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं, आपको यही लग रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट की वजह से ये सारी कीमत हमें अदा करनी पड़ी है? देखिए इसके काफी सारे फैक्टर्स हैं, इसमें एब्सोल्युटली नॉट तो एक फैक्टर है जिसमें हमने कहा कि अब हमारी पॉलिसीज जो होंगी वो नेशनल इंटरेस्ट में होंगी, हम आपसे डिक्टेशन नहीं लेंगे।
जैसा कि साबका अदवार में होता रहा कि पीपल्स पार्टी का दौर था, तो इन्होंने वो जब रेमंड डेविस को छोड़ा था तो उस वक्त मकसद है, और वो जो ड्रोन्स के हमले हो रहे थे तो ये कहते थे कि जी हम सिर्फ जो है उसको एहतजाज कर देंगे और अपना आप काम जारी रखें। वो लोग इस बात से यूज टू हुए थे, लेकिन अब वो उनको डिफरेंट सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान में रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल सामने है। और सबसे बड़ा इनको जो वो इस वक्त जो वो सारा होल्ड खत्म हुआ है और इनकी रेलेवेंस खत्म हो गई है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो लोग जो बैठ के अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए मामला कर रहे थे, वो बहुत उनको तकलीफ हो रही है। और थर्डली जो है सी पैक का इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू है, जिसपे कि हमने कहा कि जी हम इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सेंट्रल एशिया की एक्सेस थ्रू अफगानिस्तान और रशिया तक, और यहाँ से जो है ईरान से जो है एक्सेस थ्रू टर्की अपना यूरोप तक, तो ये चीज़ें वो हजम नहीं हो पा रही। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पे जोग्राफिकली क्रिएट कर दिया है कि अब यहाँ के फैसले जो हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है वो उसको शेप करेंगे कि आने वाले वक्त में दुनिया की इकोनॉमी किस सिमत में जाएगी। और चाइना ने ये जो वन बेल्ट वन रोड का ये कॉन्सेप्ट दिया है, और चाइनीज इसमें बड़े तहम्मुल और उसके साथ जो है वो पूरी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो इसमें सब लोग, खास तौर पे हमारा साउथ एशिया जो पूरा रीजन है, इंक्लूडिंग रशिया और ये सेंट्रल एशिया, तो ये सब बेनिफिट करेंगे इससे, और ठीक इसका है। सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी, जो ठीक। कि उन ताकतों को काबिल कबूल नहीं है जो ये चाह रही हैं कि यहाँ पर क्यों स्टेबिलिटी आए, या ओके। इकोनॉमिक जो एक लेवरेज है वो चाइना के या इस खिते के लोगों के हाथ में क्यों आए। ठीक है, मैं जरा अफनान की तरफ भी चली जाऊं। अफनान, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अफनान, एब्सोल्युटली नॉट की वजह से हम कीमत अदा कर रहे हैं। जी जी, हुकूमत ही कह रही है, और इब्राहिम साहब का जो उसी में से एक है। अच्छा ठीक कि है, हमने कहा था कि हम किसी को हम पार्टनर इन पीस होंगे आपके साथ, पार्टनर इन ठीक है, क्राइम नहीं हो सकते। ठीक है इब्राहिम साहब, ठीक है। मैं मुझे अफनान से ले रहे थे जरा। एब्सोल्युटली नॉट की जो डेफिनेशन इब्राहिम साहब ने बताई है, और जो एब्सोल्युटली नॉट फवाद साहब कह रहे हैं, डू यू रियली अग्री इसी की वजह से ये सारा रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज देयर इज एन ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन? देखें, जो ये बात है एब्सोल्युटली वाली, इसको हुकूमत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित साहब, वो जो है ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि अमेरिका ने कभी हमसे एयर बेसिस मांगी नहीं। तो जब उन्होंने एयर बेसिस मांगी नहीं थी तो फिर आप एब्सोल्युटली नॉट किसको कह रहे हैं? और ये खाली एक नहीं, दो इनके वजीर वाली बात कंफर्म कर चुके हैं, क्योंकि अमरीकियों ने इनसे पूछा कि हमने कब आपसे एयर बेसिस मांगी थी, तो इन्होंने आगे से कहा नहीं, आपने हमसे कभी मांगी नहीं थी। तो ये एब्सोल्युटली नॉट पता नहीं किसको कह रहे थे। और ये एक मतलब कि इतने हाई लेवल के ऊपर इस तरह का ब्लंडर मारना, पूरी दुनिया में आपकी मतलब की जगहसाई हुई है कि आप सोच समझ के बात करें, बजाय से आप कुछ भी कहते हैं बोल दें और उसके बाद जो है वो बाकी लोग भुगतते रहें। और इस हुकूमत, देखें, इस हुकूमत के हाथ में कुछ है नहीं, तो मैं इनको किस चीज का क्रेडिट दूं? यहाँ तो इनके हाथ में कुछ होता, इनसे पूछ के कोई डिसीजन हो रहे होते, इनका कोई अमल दखल होता, कोई सिविल इदारे इनके साथ होते, इनके हाथ में है ही कुछ नहीं। ये बुनियादी तौर पे एक मार्केटिंग जो है वो टीम है, इसका काम है मुस्लिम लीग नून को और दीगर अपोजिशन जमातों को, उनको अंडरमाइन करना, उनको बुरा भला कहना और बस पे जाके सो जाना। गवर्नेंस जो उन्होंने पहले कभी की है ना अभी ये कर रहे हैं, ना इनका आइंदा करने का कुछ है। तो इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल है, कहते हैं कि इसके अलावा मैं इस बात को रीड करता हूँ, जो मामला अफगानिस्तान में हुआ है वो जरूर पाकिस्तान के टैक्टिकल हद तक हमारे फेवर में जरूर है। अब उस टैक्टिकल विक्ट्री को अगर आप एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखा जाएगा कि क्या होता है, क्या वहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है, क्या वहाँ पे हमारा केस बढ़ता है, क्या जो है वो हमारी जो और परेशानियां हैं जो टेररिज्म से रिलेटेड उन मामला के ऊपर जो तो नहीं होता मामला जाता। तो अगर तो ये मामला ठीक रहते हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन अभी आई थिंक द जूरी स्टिल आउट। ठीक है, रियाशा साहब आपकी तरफ आऊंगी। फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं और जो इब्राहिम साहब ने बताई डेफिनेशन एब्सोल्युटली नॉट की, जिसकी वजह से हमें कीमत अदा करनी पड़ी सारी चीजों की, डू यू रियली एग्री विद इट? पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है? देखें, एब्सोल्युटली नॉट इन्होंने कहा था, जैसे अभी मेरा ही जो बात थी वो उन्होंने भी कहा था
कि पहले एयर बेस पे भी इन्होंने यही बात की थी कि हम नहीं देंगे, और अभी भी ये यही कह रहे हैं। तो इसमें इनकी बात में कोई हमें वो नहीं लगती, हुकूमत जो सिर्फ इनके नाम की है, बाकी इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं ये बात है। अच्छा, आप यही समझते हैं कि इनके हाथ में कोई बात नहीं है। अच्छा अफनान, मैं आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगी, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि आज जो ये प्रेस रिलीज जारी हुई है नैब की तरफ से, और जो नवाज शरीफ साहब की, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनकी जायदादें फ़रोख्त करने की बात हुई है, मरीम औरंगज़ेब साहबा इसमें कह रही हैं कि ये हुकूमती प्रेस रिलीज लग रही है। क्यों, किस वजह से आप लोग ये कह रहे हैं? और खासतौर पे जो एक्सटेंशन का मामला है नैब चेयरमैन का, उस पर भी जरा से अपने रिमार्क्स दे दीजिए कि आप लोग अब इसमें क्या करेंगे। देखिए, नैब चेयरमैन साहब ने जो है वो पिछले 4 साल इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नैब के जो कारनामे हैं उनको तो मतलब कि मैं सारे पाकिस्तान जानता है, मगर मैं एक सवाल उनसे जरूर पूछना चाहता हूँ कि आपने आज तक अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, तो अब क्योंकि सवाल खिदमत की है, आप बहुत अजीम इंसान है, हम उम्मीद करते हैं कि आप रिटायरमेंट से पहले अपने असासे डिक्लेयर कर देंगे, और खास तौर से जो जिस घर में आप रह रहे हैं वो जरूर बताएंगे आवाम को, क्योंकि घर आपको पता नहीं मिला। तो ये हाल है इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का, कि जिन लोगों ने अकाउंटेबिलिटी करनी है वो अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते, उनका पता ही नहीं उनका पैसा कहाँ है। तो ये लोग कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर झूठे केसेस बना के ये इमरान खान की जो है गुड बुक्स में आना चाहते हैं, ताकि इनको एक्सटेंशन या कोई ओहदा, छोटी मोटी कोई टुकड़े मिल जाए इनको, ये बाकी जिंदगी जो उनकी रहेगी है गुजार लें। ठीक है इब्राहिम साहब, नून लीग ये जो है सवाल कर रही है, ऑपोजिशन पूछ रही है, साथ से डिक्लेयर नहीं कर रहा है, खुद चेयरमैन नैब, आप उनको एक्सटेंशन देने की भी बात करते हैं, प्रेस रिलीज वो ऐसे जारी करते हैं जैसे कि लगता है हुकूमती प्रेस रिलीज है। आप लोग नैब न्याजी गठजोड़ का ठप्पा हटाने के लिए क्यों नहीं कहते नैब को कि न्यूट्रल होकर काम कर ले? देखिए, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हम किसी को डिक्टेशन नहीं देख सकते, लेकिन ये जो पिक्चर पेंट करते हैं ना मुल्क की कि ये हो गया, तब इनको काम करना नहीं आता और ये सारा कुछ हमने नहीं, आप नहीं करना समझते था। कि एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए उन्हें भी अपने, जो ऑपोजिशन कह रही है? जिसके किसके एसेट डिक्लेयर होने चाहिए? वो कह रहे हैं नैब चेयरमैन को चाहिए कि वो भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, वो भी बताएं, नैब के लोगों को भी चाहिए जो लोगों का क्या अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी कब करेंगे? देखें, डेफिनेटली उन्होंने जब अपने टैक्स पेयर अपना टैक्स रिटर्न्स जमा कराई होंगी तो उन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर किए हुए होंगे। और अब एक मुल्जिम जो है वो उठ के कहे जज को कि तुम्हारी क्या पोजीशन है, वो तो कोई समझ में, मेरी समझ से तो ये बालातर है, ये किस किस्म का कानून चाहते हैं। ये बेसिकली यूज टू हैं उस वक्त के जब ये बैठ के हाई कोर्ट के जजेस को डिक्टेशन दिया करते थे कि इनको इतने साल सजा दे दो, इसको इतने साल सजा दे दो, ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। तो इनको अब वालिया निशान नजर आ जाते हैं और इनको मुल्क चलता भी नजर नहीं आ रहा। ये ऐसे है कि जैसे एक गिदड़ वो देहातियों के जाल में फंस गया तो उसने कहा मुझे मारना ना वरना क़यामत आ जाएगी। और हुआ ये कि उन्होंने डर के बेचारे के, पता नहीं कैसे कह रहा है ऐसे हो ना जाए। जब उसको छोड़ दिया तो वो दूर जाके खड़ा हुआ और कहने लगा कि जी अब यार अब ये बताओ क़यामत कैसे आ जाती। उसने कहा अगर मुझे मार देते तो क़यामत आ ही जानी थी। ये अपोजिशन की इस वक्त पोजीशन यही है कि इन्होंने ये हर चीज को जो है क़यामत आ रही है और पाकिस्तान कैसे चल ही नहीं सकता। जिस हालत में इन्होंने इस मुल्क को छोड़ा था, पूरे पाकिस्तान के लोगों को इन्होंने कुएं में डाला था, अब उससे निकलने में टाइम लगेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का बड़ा ब्राइटर फ्यूचर है और पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ जाएगा और इसको कोई चीज नहीं रोक सकती। आप उठा के देख लें। ठीक है, मैं बस रियाज शाह साहब इसी पे आपको भी वन लास्ट कमेंट बता दीजिए, पीपल्स पार्टी कैसे देखती है जो असासे डिक्लेयर करने की बात भी उन्होंने की है, जो जिस तरह के प्रेस रिलीज निकाल रही है ना? आप देखें हर इदारे को जो भी जैसे अपोजिशन वालों को, मैं हम तो शुरू से नहीं जी, हम तो अपने हम तो एक न्यूट्रल बात करेंगे। हमेशा ही नैब के बारे में भी हमने यही कहा है कि जो भी इनके जो वज़रा है या इनके अपने जो भी जिन पे केसेस हैं अभी तक उनको कोई हिला ही नहीं रहा। और बाकी जब जो अपोजिशन के, चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या और कोई भी जमात हो जो इनके अपोजिट में है, अपोजिशन में है,
उनके सारे वजीरों को, उनके सारे लीडरों को, उनके सारे लोगों को आप नैब के आगे खड़ा करें, उनको जेल हो रही है, उन पे केसेस हो रहे हैं। और आपके जो वज़रा है, आपके हलीम साहब और आपके खटक साहब और आपके ऐसे लातादाद लोग हैं जिन पे केसेस हैं, मगर उनको कोई छेड़ ही नहीं रहा, ना ही उन पे कोई हो रही है। तो ये तो साफ बात है कि नैब न्याजी गठजोड़ है। हम तो ये कहते हैं, समझते हैं ठीक है कि नैब न्याजी गठजोड़ है। थैंक यू सो वेरी मच रियाज संशाह साहब आपका, सैंटर फनानुल्लाह आपका, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।